चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। माय नेम इज कीर्ति। तो आज हम यहाँ पर एम्स का 2018 का पेपर है जो सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 200 MCQs हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है एम्स जोधपुर का पेपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैंने लास्ट पेपर अपलोड किए तो उनका कहना है कि एम्स दिल्ली वाले कभी भी ऑफिशियल आंसर की नहीं देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो एम्स दिल्ली के हैं जो कभी भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं। जो अदर एम्स हैं उनके आपको पेपर मिल जाएंगे, जैसे कि एम्स जोधपुर, ऋषिकेश एंड भटिंडा, रायपुर, भोपाल और जो अदर अलग अलग स्टेट में एम्स है वहाँ के आपको ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे। बट एम्स दिल्ली कभी भी ऑफिशियल पेपर नहीं देता है। तो मेरा एक ही मोटिव है और एक ही रीज़न है कि जो एम्स के प्रीवियस पेपर आप तक पहुँचाए जाते हैं कि यहाँ पर आपको, क्योंकि जो एम्स में सिलेबस जब नहीं देते हैं तो वहाँ पर भी यही कहते हैं कि आपके लिए पूरा नर्सिंग पढ़ना है। तो यहाँ पर भी नर्सिंग टॉपिक आपका मोस्टली कवर अप होगा। तो यदि आप एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके 200 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो में एटलीस्ट यदि वीडियो 1 आवर का हो तो आपके 100 MCQ सॉल्व करवा दिए जाएँ, ताकि आपका भी टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए पूरे पेपर भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, सीरीज़ भी लाई जा रही है। साथ ही साथ यूपी NHM का जिनका पेपर है उनके लिए मेरे पास एक ही कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि कोई न्यू सीरीज़ या कुछ। तो यूपी CHO NHM स्टाफ नर्स के जो प्रीवियस पेपर हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और एम्स के जितने भी पेपर हैं आप वो भी परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे गए हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पेपर ले रहे हैं और जिनको भी जिन पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व करवाई जा रही है। तो यहाँ पर चलिए इस पेपर को सॉल्व करेंगे हम। तो इस पेपर को हम 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें ऑलमोस्ट 100 MCQ रहेंगे, सेकंड में 100, क्योंकि यहाँ पर 200 MCQs रहेंगे आपके लिए। और एक और चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नॉर्सेट की सीरीज स्टार्ट की गई है, उसमें आपका जो सिलेबस रहा है इस बार जो नॉर्सेट एग्ज़ाम होगा तो उसमें साफ साफ कहा है कि आपको पूरी नर्सिंग पढ़नी होगी, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी इस पेपर के बाद सेकेंड पार्ट हम आफ्टर दैट जो सीरीज़ रहेगी उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट पार्ट 2 सीरीज़ रहेगी, उसमें अब हम आज पीडियाट्रिक के क्वेश्चन एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो वहाँ पर आप इवनिंग में और नाइट तक रेडी रहें, क्योंकि सीरीज़ आज ही आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस आर सीन सिमल्टेनियसली इन। तो जो रेसेस होते हैं बॉडी पर किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या फिर चिकन पॉक्स। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ऑफिशियल आंसर्स की हैं इसमें ग्रीन कलर से जो मार्कअप किए हुए क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग नहीं की है और मैं बहुत ही रेयरली एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करती हूँ। डायरेक्ट जैसे वीडियोज अपलोड होते हैं जो ऑफिशियल आंसर की हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करती। हाँ, यदि उनका आंसर गलत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे मैं उनको आपके लिए जो सीरीज़ रहती है उनमें ऐड कर देती हूँ। बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि सीरीज़ और जो पेपर है दोनों मैंने सेट किए हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सीरीज़ रहती है मैं खुद बनाती हूँ, बट जो ऑफिशियल पेपर है तो वो जिस एम्स के हैं वहीं के हैं। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल स्टेज ऑफ रेसिस आर सीन सिमल्टेनियसली इन। तो रेसिस किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं? चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स में अलग अलग स्टेज में रेसिस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब स्टेज की बात की जा रही है, चिकन पॉक्स की बात की जा रही है, तो चिकन पॉक्स के में स्टेज, हर एक स्टेज में जब रेसेस देखने को मिलते हैं तो रेसेस किस तरीके के होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो चिकन पॉक्स के रेसेस हैं यहाँ पर जनरली कहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं? फ्रंट में, जो एंड देन बैक में। चिकन पॉक्स होता किससे है? तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का वो है वेरिसेला वायरस। क्या है? वेरिसेला वायरस। चिकन पॉक्स के जो रेसेस होंगे एक क्लासिक सिम्टम भी माना जाता है चिकन पॉक्स का, जिसमें जो रेसेस होते हैं कैसे होते हैं? ईची होंगे, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होंगे, बाद में स्कैब्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जनरली सबसे पहले चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं पीठ में होंगे, बैक साइड होंगे आपके, एंड देन फ्रंट में होंगे, नेक के यहाँ होंगे। बट मेन जो एक यदि क्लिनिकल फीचर पूछा जाता है चिकन पॉक्स का वो है रेसेस, और सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बैक में।
नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूबॉर्न इज प्रेजेंटेड विथ अ ब्लोटेड एब्डोमेन शॉर्टली आफ्टर बर्थ विथ पासिंग ऑफ लेस मेकोनियम. अ फुल थिकनेस बायोप्सी ऑफ रेक्टम was carried out. Which one of the following rectal biopsy finding is most likely to be present? तो एम्स नॉर्सेट का पेपर आपका ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा. ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि लास्ट टाइम भी ओनली इंग्लिश ही आई थी. 200 MCQ आए थे, 180 नर्सिंग के, 20 जी के करंट अफेयर ये सब मिला के. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक न्यूबॉर्न बेबी आया है आफ्टर डिलीवरी के, बेबी है जो एब्डोमेन में क्या हो रहा है, ब्लोटेड एब्डोमेन हो रहा है और उसने बहुत ही कम मेकोनियम पास किया है. जो फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है बेबी का, जो ग्रीनिश ब्लैक टाइप का होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, तो वो क्या कहलाता है, मेकोनियम. बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल तो क्या है, उसने बहुत ही कम पास किया है. फुल थिकनेस बायोप्सी की गई है बेबी की रेक्टम की. तो यहाँ पर रेक्टम बायोप्सी में क्या पता चलेगा कि बेबी का मेकोनियम क्यों बहुत कम पास हुआ है, फिर कुछ बेबीज पास ही नहीं करते हैं. तो ऑप्शन में फाइब्रोसिस ऑफ सब म्यूकोसा, लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स, थिकन म्यूकोलियस प्रोपिया, हाइलिनेशन ऑफ द मस्कुलर कोट. तो यहाँ पर जो जब बेबी मेकोनियम पास आउट नहीं करते हैं, बहुत कम पास आउट करते हैं, तो क्या होता है, लैक ऑफ गैंग्लियन सेल, जिसको हिस्प्रिंग्स डिसीज कहा जाता है, मेगाकोलोन या फिर हिस्प्रिंग्स डिसीज आपने नाम सुना होगा. तो उसको सेम सिचुएशन है क्योंकि इसी कंडीशन में बेबीज मेकोनियम पास आउट नहीं करते हैं तो बहुत ही कम करेंगे. तो किसके कारण होता है, लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स. जो गैंग्लियन सेल्स है उनकी कमी के कारण, और डिसीज क्या कहलाती है, हिस्प्रिंग्स डिसीज या फिर मेगाकोलोन. नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्स रिकॉग्नाइजिंग दैट डिजिटालिस प्रिपरेशन प्रमोट डायलिसिस शुड इवैल्यूएट पेशेंट फॉर डिप्लीटेशन ऑफ. यदि किसी को डिजिटालिस दी जा रही है, जो डिजिटालिस एजेंट है, डिगॉक्सिन है, दी जा रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहले किस चीज़ के लिए या फिर डिगॉक्सिन देने के बाद कौन से इलेक्ट्रोलाइट को आप मॉनिटर करेंगे. ऑप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट या फिर कैल्शियम. तो जब डिजिटालिस दी जा रही है तो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बढ़ाने का काम भी कर सकती है, तो वह पोटेशियम लेवल को. तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है क्या, पोटेशियम. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट. तो सभी यहाँ पर क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीज है किसी एक को छोड़कर. एक्सेप्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी क्या है, यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीज है किसी एक के लिए छोड़कर. तो ऑप्शन में मलेरिया, फाइलेरियासिस, प्लेग या फिर हेपेटाइटिस. तो वेक्टर बॉर्न डिसीज मतलब कि उनका जो क्या है, वेक्टर कुछ और है. तो यहाँ पर जो वेक्टर का मतलब मॉस्किटो हो सकते हैं या फिर कुछ और बीच में ऐसे एजेंट्स आ सकते हैं, बट जो नहीं है, जो डायरेक्ट होगी तो वो होगी हेपेटाइटिस. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4. यहाँ पर हेपेटाइटिस के टाइप नहीं दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि वेक्टर बॉर्न में सब किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है, हेपेटाइटिस. नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर की जो बेस्ट मेथड है डायग्नोस करने की, वो क्या है अर्ली डायग्नोसिस की. ऑप्शन में है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, पैप स्मीयर, हेल्थ एजुकेशन या फिर कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी. तो जो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन है, फर्स्ट जो प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन आएगा उसमें आ जाएगा कि आप कैसे बच सकते हैं. बट ऑलरेडी यदि आपको हो चुका है, डायग्नोस किया जाना है, तब पैप स्मीयर किया जाएगा. HPV वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, ना कि डायग्नोस करने के लिए. और सर्वाइकल कैंसर होने का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. उसी के लिए जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या है, HPV वैक्सीन, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. बट डायग्नोस किससे किया जाएगा, पैप स्मीयर से. तो आपको याद रखना है सर्विक्स कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट कॉमन, जो डायग्नोस करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है, पैप स्मीयर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यदि आपके गले में कुछ भी अटक जाता है, फंस जाता है, चोकिंग की सिचुएशन हो जाती है आपको, तो किस मेथड से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. ऑप्शन में वाल्साल्वा मैन्यूवर, एप्ली मैन्यूवर, हेमलिच मैन्यूवर, जाथस मैन्यूवर. तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ की जाएगी वो कौन सी होगी.
तो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर चोकिंग के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो होगी हेमलिच मैन्यूवर। क्या होगी? हेमलिच मैन्यूवर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हेमलिच मैन्यूवर से क्या किया जाएगा। यदि चोकिंग की सिचुएशन होती है तो उससे हम कैसे कर सकते हैं। यदि बच्चे में है तो बच्चे में हमें घुटनों पर, नी पर बच्चे को उल्टा रख के 5 ब्लो देना होगा पीछे से एंड देन रब करना होगा। यदि बड़ों में ये सिचुएशन आती है तो उनमें हमें स्टमक के यहाँ पर टाइटली पकड़कर क्या करवाना होगा, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी चीज़ से चोक हुआ है उसको बाहर निकलवाना होगा। तो क्या हेमलिच मैन्यूवर। और यहाँ पर एक और जो है जाथस्ट मैन्यूवर, ये एयरवे ओपन करने के लिए दिया जाता है एक्सीडेंटल क्लाइंट के लिए। तो वाल्साल्वा मैन्यूवर ये भी एक ब्रीदिंग मेथड है जो कि आपकी हार्ट रेट यदि स्लो है तो उसको तेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाल्साल्वा मैन्यूवर मेथड है, ये क्या है? ऑटोनोमिक फंक्शनल स्टेटस मेथड है। यदि हार्ट फेलियर के पेशेंट एरिथमिया है तो उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा। ऑप्शन में हाइपर ईगो, आईडी, सुपर ईगो या फिर ईगो। तो जो प्रैक्टिकल और रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा वो होगा ईगो। नेक्स्ट इज द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया इज। तो प्लेन एरिया में एक पीएससी में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो सभी को पता है प्लेन एरिया पूछते हैं तो 30,000, यदि हिली ट्रैवल एरिया पूछते हैं तो 20,000। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पीएचसी, सीएचसी और एचसी जो सब सेंटर है वहाँ पर सब सेंटर को नाउअडेज किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। जो आयुष्मान भारत योजना उसी के तहत 1.5 लाख सब सेंटर ओपन किए जाने हैं, 1.5 लाख सब सेंटर। उसी के तहत यहाँ पर सब सेंटर को क्या कहा गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो वहाँ के लिए 3,000 है जो भी उबड़ खाबड़ एरिया है वहाँ के लिए, हिली ट्राइबल एरिया के लिए, और 5,000 है तो प्लेन एरिया के लिए। पॉपुलेशन नॉर्म्स है पीएससी में 30,000 फॉर प्लेन एरिया एंड 20,000 फॉर हिली ट्राइबल एरिया एंड 80,000 जो सीएससी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ के हिली और ट्राइबल एरिया के लिए, 1.2 लाख पॉपुलेशन फॉर प्लेन एरिया। तो पॉपुलेशन नॉर्म्स है एससी सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। नेक्स्ट इज द एप्रोप्रिएट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज। तो बच्चे की जो यहाँ पर लेंथ होती है, लंबाई है, एक साल में कितनी बढ़ेगी। तो यदि बेसिक पूछते हैं तो 51 सेंटीमीटर जो एवरेज है लेंथ होती है बेबी की, बट एक साल में कितनी है जो इनकी लेंथ है जो बढ़ सकती है अप्रॉक्सीमेट। तो ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फिर 35 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ पूछा है तो कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो सकती है 1 ईयर में। नेक्स्ट इज व्हेन टोडलर्स मूव अराउंड ऑन देयर हैंड्स कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर इट इज कॉल्ड। तो बच्चे जो टोडलर हैं क्या करेंगे, अपने हाथों को फ्लोर पर इधर उधर मूव करेंगे और जो उनका एब्डोमेन है फ्लोर पर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्क्विमरिंग या फिर रोलिंग। तो यहाँ पर एब्डोमेन फ्लोर पर है तो ये है क्रीपिंग, रेंगना, और क्राउलिंग का मतलब है एब्डोमेन ऊपर की तरफ रहेगा और हाथ नीचे धरती पर रहेंगे तो वो है क्राउलिंग। ये टोडलर भी कर सकते हैं, और टोडलर की जगह जो बच्चे होते हैं 5 to 6 मंथ के बेबी वो भी ये चीज़ करते हैं, क्रीपिंग इसको हम कहते हैं। क्रीपिंग मतलब रेंगना और क्राउलिंग मतलब जो क्राउल करते हैं बेबीज, हाथ ऊपर रहते हैं, उनका एब्डोमेन भी ऊपर रहेगा, चेस्ट भी ऊपर रहेगा, घुटनों और हाथों के बल जो वॉक करेंगे वो क्या है, क्राउलिंग। नेक्स्ट इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन जिसमें रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या है, हेल्यूसिनेशन। क्या है, हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट। तो ईसीजी में पी की आरएसटी जो वेव होती है तो यहाँ पर पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन में आर्टियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ईसीजी में जो पी वेव है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। पीक्यूआरएसटी जो वेव है किस डिसीज़ में, उनमें क्या डिफरेंस आता है, एलिवेट होती हैं, डिक्रीज होती हैं,
या फिर पीक पॉइंट तक जाती हैं चीज़ें, आप याद रखिए। इसी चीज़ से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, स्पेशली एम्स के एग्जाम में। CHO वगैरह में तो कम आते हैं, बट एम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन सबसे। नेक्स्ट है यहाँ पर द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो किसने दिए हैं, तो दिए हैं बेंजामिन एस ब्लूम ने। कुछ साइंटिफिक नाम है जो आपको याद रखना है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है 1956 में दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं, बेंजामिन बी ब्लूम के द्वारा। इनकी जो टैक्सोनॉमी है उसमें 4 से 5 चीज़ें रखी हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवालुएट एंड क्रिएट। तो जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, एजुकेशनल टैक्सोनॉमी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि हर एक चीज़ रिकॉल और रिमेंबर करना है, समझ में आनी चाहिए। आपने जो समझा उसको अप्लाई करें, फिर उसको एनालाइज करें, इवालुएट करें, एंड देन उस चीज़ को क्रिएट करें। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। तो सभी वायरस रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफर होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन में है रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस या फिर RSV वायरस। तो जो रोटा वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होगा, तो रोटा वायरस का जो ट्रांसमिशन रूट है क्या है, फीको ओरल रूट। जनरली ये किससे ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट के द्वारा, फीको ओरल कॉन्टैक्ट के द्वारा। बट जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है और RSV वायरस है, तो जो किससे ट्रांसमिट होंगे सभी, तो होंगे रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले वायरस है। तो यहाँ पे आपको इन वायरस के लिए याद रखना है। तो RSV जो वायरस है क्लोज कॉन्टैक्ट कफ स्नीज इन सब के द्वारा होगा। रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस क्या है, रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से रेस्पिरेटरी रूट से फैलेंगे, बट जो रोटा है फीकोरल रूट से फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल यूरेसिस। तो नॉक्टर्नल यूरेसिस का मतलब है, एन्यूरेसिस का मतलब है, सॉरी, रात में बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है, बच्चे जनरली ये करते हैं। तो बेड वेटिंग या फिर बेड में सूसू करना जो बच्चों में स्पेशली ये देखने को मिलता है, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा 3 साल का हो और आप मेडिसिन देना स्टार्ट कर दें। बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, इनकेस 5 से 6 साल तक भी नहीं होते देन डॉक्टर बच्चों के लिए चीज़ प्रिस्क्राइब करेगा। या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम एडल्ट में भी, कुछ अदर डिसीज़ में प्रॉब्लम हो तो उनके ट्रीटमेंट में भी ये दी जा सकती है। तो ऑप्शन में सर्ट्रेलिन, क्लोरप्रोमाजिन, इमिप्रामाइन या फिर ट्राजोन। तो जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है, रात में जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, इमिप्रामाइन, जिसका जो ब्रांड नेम रहेगा वो टॉफरानिल या फिर अदर मेडिसिन के नाम से भी मिलती है। और एक इस कैटेगरी की ड्रग है, एक TCA एजेंट है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जनरली। तो इसका यूज़ है जो नॉक्टर्नल एनालिसिस को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज। नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, यूपनिया। क्या कहलाएगा, यूपनिया। डिस्निया, एपनिया का मतलब होगा कि एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, डिस्निया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया का मतलब होगा कि जब आप लाई डाउन होते हैं, बैठते हैं, उस टाइम पे आपकी रेस्पिरेटरी रेट का क्या होना, कम होना। तो यहाँ पर नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है, यूपनिया। नेक्स्ट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत में लड़कियों की शादी की एज है जो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर। गर्ल्स में पूछते तो 18 ईयर्स, बॉय में पूछते तो 21 ईयर। नेक्स्ट इज वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज। तो VDRL टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन में TB, सिफिलिस, निमोनिया या फिर एड्स। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्यूबरक्लोसिस माउंटेक्स टेस्ट किया जाता है, स्पुटम टेस्ट किया जाता है, VDRL टेस्ट किया जाता है सिफिलिस के लिए, और जो निमोनिया के लिए चेस्ट एक्सरे से कंफर्म किया जा सकता है, CT स्कैन से कंफर्म किया जाता है। एड्स के लिए ELISA टेस्ट होगा, CD4 T सेल काउंटिंग होगी। बट यहाँ पर VDRL टेस्ट किसके लिए है, सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज अ सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो आप यदि राइट फ्रॉम रॉन्ग, यदि सही से कुछ गलत कर रहे हैं
वहाँ पर आपको एक सेंसर की तरह काम करेगा कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। वो क्या है? ऑप्शन में ईगो, लिबिडो, सुपर ईगो या फिर आईडी। दिमाग का ये हिस्सा कहलाएगा सुपर ईगो। नेक्स्ट इज पॉलीवैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। तो पॉलीवैलेंट वैक्सीन का मतलब क्या है? ऑप्शन में सिंगल स्पीसीज, मोर स्ट्रेन्स ऑफ वन सेम स्पीसीज, सिंगल ऑर्गेनिज्म, मोर स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो वैलेंट का मतलब होगा कि एक ही स्पीसीज है, और पॉली का मतलब होगा बहुत ज़्यादा। तो मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज का मतलब होता है क्या? पॉलीवैलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट इज यूजेनिक्स मीन्स। यूजेनिक्स का मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोरमेंट। तो जेनेटिक एंडोरमेंट को क्या करना? इम्प्रूव करना, उस चीज़ के लिए अवेयरनेस करना। तो ये क्या है? यूजेनिक्स। नेक्स्ट इज द philosophy of education in which treatment of things is based solely on their practical utility is called। तो कौन सी फिलॉसफी है जिसमें कहा गया है कि आप जो भी करते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड यूटिलिटी पर होना चाहिए? ऑप्शन में नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैक्टिकल बेस पर यहाँ पे कहा है तो क्या है? प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट इज which one of the following is not the psychological principle of teaching। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है टीचिंग का? सभी है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन में प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। तो टीचिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो हमेशा टीचिंग सिंपल से डिफिकल्ट होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। पहले आप सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे, देन आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर डिस्कस करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो फर्स्ट रखा गया है कि प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नेक्स्ट इज व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर गिवन स्टेप्स फॉलोड। यहाँ पर जब आप एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो आप किस चीज़, जो ऑर्डर है हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। तो जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन उनके डायरेक्ट आंसर आप याद रखें, उनमें आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ऑर्डर आपको एग्जाम में, लास्ट टाइम नॉसेट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है? पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकसन करेंगे, देन आफ्टर पाल्पेशन करेंगे। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर पेशेंट का है जो कौन सी चीज़ इंडिकेटिव है और अंडरस्टैंडिंग है, जो कि जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आप उस चीज़ के लिए रोक सकते हैं। आप क्या चीज़ उसके लिए बताएंगे या फिर पेशेंट कहेगा कि जिससे जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वो बच सकता है, प्रिवेंट हो सकता है? ऑप्शन में है आई शुड अवॉइड द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, आई शुड वेयर अंडरवेयर विथ अ कॉटन पैनल लाइनर, आई कैन टच एनी टाइम आई वॉन्ट, आई कैन वेयर माई टाइट फिटिंग जीन्स। तो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए यदि पेशेंट कौन सा स्टेटमेंट सही देगा, मतलब कि उसको वो चीज़ समझ में आई है, यदि आपने उसके लिए जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं तो उसको यदि समझ में आया होगा तो वो कौन सा पॉइंट आपको बताएगा कि उसको क्या समझ में आया है और जो सही भी है। तो सही पॉइंट है यहाँ पर कि आई शुड वेयर अंडरवेयर विथ अ कॉटन पैनल लाइनर। बाकी सभी से GIT है जो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो नहीं हो, प्रिवेंट हो पाएगा, और जिससे होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज द नर्स एडमिनिस्टर हेपेरिन BD subcutaneously for a patient in cardiogenic shock. The drug is expected to exhibit action। तो जो हेपेरिन है इसका एक्शन क्या होगा? तो एक एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन। नेक्स्ट इज द लीडरशिप स्टाइल डेवलप्ड बाय केंथ ब्लैंचार्ड एंड पॉल हर्सी बेस्ड ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर इज नोन एज। तो केनेथ ब्लैंचार्ड एंड पॉल हर्सी ने जो अपनी क्या दी है? लीडरशिप स्टाइल दी है जो कि टास्क और बिहेवियर के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाएगी। तो वो क्या है? तो वो सिचुएशनल लीडरशिप, सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप का चेंज हो जाना। नेक्स्ट इज लाइनर बोरोइंग ऑफ माइट एट फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन इन केस ऑफ।
तो लाइनर बोरोइंग ऑफ माइट एट फिंगर वेव्स। ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम जो ESIC का पेपर हुआ था उसमें आया था, उसमें इमेज आई हुई थी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लाइनर बोरोइंग, ये दो शब्द याद रखें। लाइनर बोरोइंग जो फिंगर वेव्स के यहाँ पर कुछ आपको निशान देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, तो इस स्केवीज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द एंटीरियर फॉन्टेनल इन चिल्ड्रन क्लोजेस बिटवीन। तो बच्चों का एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज हो जाता है? ऑप्शन में 1 मंथ ऑफ एज, 1.5 ईयर ऑफ एज, 1.5 मंथ ऑफ एज या फिर 2 वीक्स ऑफ एज। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल अलग अलग एज में क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होगा। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होने का टाइम बताया है यहाँ पर वो 1.5 ईयर ऑफ एज, मतलब कि 12 मंथ टू 18 मंथ, 12 से 18 महीने में या फिर 1.5 साल की एज में बंद हो जाएंगे एंटीरियर फॉन्टेनल। और पोस्टीरियर में जनरली आफ्टर बर्थ से लेके 1 और 2 वीक के बीच में 1 और 2 मंथ के बीच में क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर बाद में बंद होंगे, पोस्टीरियर पहले क्लोज होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप्स के साइन पढ़े हैं हमने, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। तो प्रोबेबल साइन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में वेजाइनल डिस्चार्ज, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, चैडविक साइन, फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो यहाँ पर प्रोबेबल साइन हैं कौन कौन से? वेजाइनल डिस्चार्ज जो एक एग्जामिनर देख रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज तो प्रिजम्पटिव साइन में भी आ जाएगा, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोबेबल साइन में आएगा, चैडविक साइन प्रोबेबल साइन में आएगा। बट जो नहीं है तो वो क्या है? फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो रही है नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस से, दैट मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप्स के साइन पढ़े हैं हमने, प्रिजम्पटिव जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, प्रोबेबल जो एग्जामिनर ने देखे हैं, और जो पॉजिटिव है इसमें 2 चीज़ें मेन रहती हैं। एक तो बेबी की हार्ट रेट, सबसे फर्स्ट साइन क्या है? बेबी की हार्ट रेट का शो होना, किसी भी अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा या फिर नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस से पता चलेगा। तो क्या है? पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इंक्यूबेटर। तो जो इंक्यूबेटर होते हैं वहाँ पर किस प्रिंसिपल के बेस पर इनमें हीट का एक्सचेंज होता है? ऑप्शन में इवापोरेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन। तो जो हीट का एक्सचेंज होता है इंक्यूबेटर में किसके बेस पर होता है? कन्वेक्शन के बेस पर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा, वर्निक्स साइकोसिस एंड वेरी डिसीज को क्या एडमिनिस्टर करेंगे यदि किसी को वेरी और वर्निक्स डिसीज है जिससे ठीक होगी। तो पता होगा किनकी कमी के कारण वेरी होता है? थियामिन और B1 की कमी के कारण विटामिन B1। वर्निक्स डिसीज भी इसी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आप क्या देंगे? उस पेशेंट को थियामिन एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे इन दोनों को ट्रीट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थियामिन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आप फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे? ऑप्शन में वेटिंग फॉर द सिम्टम्स टू सबसाइड, मेंटेनिंग द लाइन विथ नॉर्मल सलाइन, स्टॉपिंग द ब्लड, इन्फॉर्मिंग अ फिजिशियन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इन्फ्यूजन कर रहे हैं आप उसको स्टॉप करते हैं, इमीडिएटली स्टॉप करें, एंड देन आफ्टर फिजिशियन को बुला सकते हैं, कुछ अदर पॉइंट्स कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दें। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायंगल है, ट्रायड है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन अ फ्रीजर। नॉट इन अ फ्रीजर, कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीजर में नहीं रखी जाएंगी? ऑप्शन में मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन, डिप्थीरिया, परटिसिस, टिटनेस, मीजल्स एंड पोलियो। तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो वैक्सीन नहीं रखी जाएंगी होगी DPT वैक्सीन, और यदि DPT ना है, पेंटावेलेंट आ जाए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो DPT वैक्सीन को कभी भी फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में ह्यूमन एंड एनिमल सेरा, टॉक्साइड किल्ड वैक्सीन या फिर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो क्या है जो यूज़ किया जाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए? वो होगा ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट।
नेक्स्ट इज इन स्टैटिक्स द स्प्रेड ऑफ डिस्पर्सन इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ। तो रिसर्च का क्वेश्चन है कि डिस्पर्सन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किसकी हेल्प से स्टैटिक्स में, तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कौन सा नहीं है? ऑप्शन में इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम नहीं है, वो क्या? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बाकी फाइट और फ्लाइट आपको ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि या तो वहाँ से लड़ो या फिर भागो, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होने वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या नहीं है, तो क्या? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। नेक्स्ट इज रीचैनलिंग ऑफ सोसाइटी अनएक्सेप्टेबल ड्राइव इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इज कॉल्ड। तो ये क्या है? सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जिनके बीच में आप कभी कभी फंस जाते हैं, तो किस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है? तो ये सबलिमेशन। क्या है? सबलिमेशन। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स डिसीज की स्टडी करना क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी। क्या कहलाएगी? एपिडेमियोलॉजी। जीन्स की स्टडी जीनोलॉजी, पैथोजेंस की स्टडी पैथोलॉजी, एंड जो अमीबाज उनकी स्टडी करना को एंटोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि डिसीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स उन सभी की स्टडी की जाती है, वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग ऑफ अ फेशियल मसल्स व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एंटीरियर टू द ईयरलोब इज कॉल्ड। जब आपकी फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व है, क्या हो जाए? एंटीरियर ईयरलोब के यहाँ पर टैप हो जाती हैं, तब जो साइन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन में होमन्स, रुजिंस्की, ट्राउजी या फिर चौवस्टिक साइन। ट्राउजी एंड चौवस्टिक साइंस ये दोनों किस में देखने को मिलते हैं? देखने को टिटेनी में। तो ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स किस में देखने को मिलेगा? जब फेशियल नर्व क्या हो गई हो? टैप हो गई हो एंटीरियर लोब के यहाँ पर, ईयर लोब के पास में। तो क्या? चौवस्टिक साइन। ब्रुजिन्स्की साइन मेनिंजाइटिस का साइन है, ब्रुजिन्स्की एंड कर्निंग साइन। होमन साइन डीबीटी का साइन है। नेक्स्ट इज इंसिजन मेड इनटू द पेरिनियम टू एनलार्ज द वैजाइनल आउटलेट एंड फैसिलिटेट डिलीवरी इज कॉल्ड। जब पेरिनियम के यहाँ पर एक जो वैजाइनल आउटलेट को इनलार्ज किया जाता है ताकि डिलीवरी को फैसिलिटेट किया जाए, बेबी को बाहर निकाला जाए, तो क्या कहलाती है? एपिजियोटोमी, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है एपिजियोटोमी क्या है? तो पेरिनियम के यहाँ पर एक कट किया जाता है वेजाइना और एनस के बीच में, ताकि बेबी का जो हेड है इजीली बाहर आ सके। और कब होती है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन लाइफ टू लीव सफरिंग इज कॉल्ड। तो ये कौन सा एक्ट है जिसमें पर्सन अपनी पेनफुल लाइफ से क्या पाना चाहता है? छुटकारा पाना चाहता है। तो ये कौन सा एक्ट है? तो यूथेनेसिया। पेनफुल डेथ होने वाली है तो उससे वो छुटकारा चाहता है, तो क्या? यूथेनेसिया। नेक्स्ट इज मैकबर्नीज पॉइंट ऑफ टेंडरनेस इज प्रेजेंट इन। तो मैकबर्नीज पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। कहाँ पर? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट इज चाइल्ड विथ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू शो। तो जो बच्चा है यदि उसको बार बार यूटीआई होता है तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन में रीनल यूट्राइन कैल्कुलाई, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि बच्चे को बार बार होता है तो वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी इज वॉमिटिंग फ्रिक्वेंटली, ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस। यदि कोई पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसमें वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? ऑर्डनसेट्रॉन। क्या देंगे? ऑर्डनसेट्रॉन है जो एंटी एमिटिक मेडिसिन है जो दी जाएगी। नेक्स्ट इज ग्रेविडा रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ग्रेविडा का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में है नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ फुल टाइम अ फीमेल हैज डिलीवर्ड, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, नंबर ऑफ प्रीटर्म प्रेगनेंसी द फीमेल हैज हैड। प्रीटर्म प्रेगनेंसी के लिए है जो पी यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन के लिए है जो लाइव चिल्ड्रन यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, कितने बार वो महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या होगा? ग्रेविडा। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट इज
A nurse is teaching a group of patients about the mood stabilizing medication lithium carbonate. Which of the following medication should she instruct the patient to avoid because of the increased risk of lithium toxicity? तो यदि किसी पर्सन को मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन लिथियम कार्बोनेट दी जाती है तो पेशेंट के लिए किस चीज़ को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसके साथ में आपको कौन सी मेडिसिन नहीं लेना है जिसके कारण लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है? तो वो होगी डायूरेटिक्स। क्या है? डायूरेटिक्स हमें नहीं लेना है, नहीं तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लाइक निडल स्टिक इंजरी should be followed in all of the following cases except when the patient is। तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन निडल प्रिक इंजरी को हम सभी चीज़ों से जो इंजरीज हो सकती हैं सभी से हमें प्रिकॉशन लेना है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ऑन सेफेलोस्पोरेंस, सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसीज, सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, फिर ऑन एंटी कोगुलेंट्स। तो यदि हमें निडल प्रिक इंजरी हो जाती है, धोखे से भी निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो सभी में प्रिकॉशन लेना है किसी एक को छोड़कर। तो क्या सेफेलोस्पोरेंस को छोड़कर, क्योंकि क्या एंटीबायोटिक है, इससे आपको उतना कुछ भी नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर के। नेक्स्ट इज व्हेन इज फॉलिक एसिड स्टार्टेड इन एंटीनेटल पीरियड टू प्रिवेंट कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन एन इन्फेंट। तो मदर्स में बेबीज़ के लिए जो इन्फेंट बेबीज़ हैं उनमें हमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना है तो फॉलिक एसिड देना स्टार्ट किए जाते हैं। तो एंटीनेटल पीरियड में फॉलिक एसिड कब से देना स्टार्ट किए जाते हैं? ऑप्शन में ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिफोर कॉन्सेप्शन, या फिर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। कब से दिए जाने स्टार्ट किए जाते हैं? बिफोर कॉन्सेप्शन, ताकि बेबी में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंजेनाइटल प्रॉब्लम उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, बिफोर कंसेप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। तो हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं, बाकी सभी का रूट अलग अलग है। तो यहाँ पर फीको ओरल रूट से फैलने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। तो ऑप्शन में हेपेटाइटिस ए है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए का जो लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो क्या है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है? तो वो क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सा नहीं है? तो वो फेंग शुई जो कि चाइना का है। यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरस जो न्यूट्रिशन है तो वो है, बट जो नहीं है वो क्या? फेंग शुई। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज हम कोलेरा के प्रोफाइलैक्सिस में कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ना हो तो डॉक्सीसाइक्लिन भी दे देते हैं, बट टेट्रासाइक्लिन मेनली यूज की जाती है। ऑप्शन में है रोहित एज्ड 15 years कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग गम्स, द नर्स विल एडवाइज हिम टू टेक अ डाइट हाई इन। यदि किसी 15 साल के बच्चे को ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है तो एज अ नर्स आप किस चीज़ की डाइट में ज़्यादा लेने के लिए कहेंगे? तो होगा विटामिन सी। स्कर्वी में ही विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और जिसमें चिलोसिस और ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे, क्रैक्ड लिप्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। तो नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप विटामिन सी वाली चीज़ें डाइट में ज़्यादा लें। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पनिशमेंट एंड कॉर्सियन इज यूज्ड इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो पनिशमेंट और कॉर्सियन किस टाइप की लीडरशिप में यूज़ की जाएगी? तो होगी अथॉरिटेरियन लीडरशिप। यदि आप कुछ गलत करते हैं तो उस टाइम आपको पनिश किया जाएगा, तो क्या? अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट इज एक्सरगेटेड कॉन्वेक्सिटी इन थोरेसिक रीजन इज कॉल्ड। तो एक्सरगेट कॉन्वेक्सिटी जब थोरेसिक रीजन में देखने को मिलेगी तो क्या है? काइफोसिस। और यदि आप एस शेप कर्वेचर होता है तो क्या है? लॉर्डोसिस। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी। तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी सिगमंड फ्रूड ने। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड बिकॉज। तो आइसोनियाजाइड जो एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, तो पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6 क्यों दिया जाता है? किससे प्रिवेंट करने के लिए? तो यहाँ पर आंसर है आपका प्रोवाइड द विटामिन व्हेन आइसोनियाजाइड इज इंटरफेयरिंग विद नेचुरल विटामिन सिंथेसिस। तो नेचुरल विटामिन सिंथेसिस हो रहा है, उसके इंटरफेरेशन में हेल्प करे, इसीलिए क्या दिया जाता है? आइसोनियाजाइड के साथ में पायरिडॉक्सिन दे दी जाती है। अदरवाइज ये न्यूरल
जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो आइसोनियाजिड मेडिसिन के कारण होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या देते हैं, विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT। नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली मेजर्स द। यदि किसी का PFT होना है तो आप उस पेशेंट से कहते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, तो आप यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम है जो यहाँ पर पेशेंट की चेक की जा रही है। नेक्स्ट इज विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो है -1.00। नेक्स्ट इज एंड्रोगोजी रिफर्स टू, तो एंड्रोगोजी का मतलब है एडल्ट लर्निंग। क्या है यहाँ पर, एडल्ट लर्निंग। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपके लिए क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट पार्ट में। और जो हमने फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, यहाँ पर जिन भी क्वेश्चन में इमेज इंसर्ट की जा सकती है, तो वो इमेज भी आपको यहाँ पर सेपरेट वीडियो में बता दी जाएंगी। जितने भी अभी तक एम्स के पेपर हुए हैं उनमें स्पेशली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे आपके एग्जाम के पहले ही। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए, टुमारो मॉर्निंग या फिर आज ही रात को आफ्टर सीरीज के आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।